नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू सोवर रामराज के कला महाविद्यालय अलवर। आज इस वीडियो में हम शासन के अंग कार्यपालिका के पर चर्चा करेंगे। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की एक आश्चर्यजनक विशेषता यह हो गई है कि कार्यपालिका के पुराने अविश्वास का स्थान उसके नेतृत्व में नए विश्वास ने लिया। इसका प्रमुख कारण यह है कि राजनीतिक प्रक्रिया सार्वजनिक दबाव और प्रभावी नेतृत्व की सूक्ष्म अंतःक्रिया बन गई है। राज्य के कार्यक्षेत्र के महान विस्तार ने कार्यपालिका को सरकार का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग बना दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार के 3 समान शक्तियों वाले अंगों के क्लासिक सिद्धांत यानी परंपरागत सिद्धांत की सैद्धांतिक ढंग से पुनः प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के हाथों में सरकार का नेतृत्व, जो अपने अनुयायियों पर दल प्रणाली एवं संरक्षक के वितरण के माध्यमों से नियंत्रण रखते हैं, ने विधायकों के क्षेत्र की स्वायत्तता भी छीन ली है। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री के अधीन मंत्रिमंडल या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति की मजबूत स्थिति यह स्पष्ट कर देती है कि विधायी शक्ति का प्रतिमान एक औपचारिकता मात्र बनकर रह गया है। ग्रीव्स ने ब्रिटिश शासन प्रणाली के बारे में जो कहा है वह अन्य देशों की कार्यपालिकाओं पर भी लागू हो सकता है कि कार्यपालिका व्यवहार में विधि निर्माण मंत्र में प्रथम सदन बन गई है। अब कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका शासन का वह भाग है जो व्यवस्थापिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करता है। कार्यपालिका शासन की वह धुरी है जिसके चारों ओर समाज प्रशासनिक यंत्र घूमता। गिलक्रास्ट ने कहा है कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को क्रियान्वित करता है। प्रोफेसर गार्नर का कथन है कि व्यापक और सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका विभाग के अंतर्गत वे सभी अधिकारी, राज्य कर्मचारी तथा एजेंसियां आती हैं जिनका कार्य राज्य की इच्छा, जिसे व्यवस्थापिका ने निर्धारित कर कानून के रूप में व्यक्त किया है, कार्य रूप में परिणत करता है। कार्यपालिका शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है, व्यापक अर्थ में और संकुचित अर्थ में। व्यापक अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद प्रशासनिक कर्मचारी सम्मिलित किए जा सकते हैं। व्यापक अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत वे सभी कार्यरत संस्थाएं या एजेंसी आती हैं जिनका संबंध राज्य की इच्छा के कार्यान्वयन से है, जो विधि के रूप में निर्मित और व्यक्त की गई हैं। इस अर्थ में इस शब्द के अंतर्गत न केवल सरकार का सर्वोच्च अध्यक्ष आता है, बल्कि मंत्रीगण और वे सभी अधीनस्थ एवं प्रशासनिक कर्मचारी भी आते हैं, जिन्हें ब्रिटेन और अमेरिका में स्थायी सेवक कहा जाता है। संकुचित अर्थ में कार्यपालिका में वही व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है जो नीति निर्धारण करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। इसे राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। इस अर्थ में इंग्लैंड में सम्राट, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, अमेरिका में राष्ट्रपति और उसका मंत्रिमंडल कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे। यद्यपि कार्यपालिका शब्द के अर्थ को व्यापक व संकुचित दोनों ही अर्थों में समझा जा सकता है, तथापि राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के क्षेत्र में इसका संकीर्ण अर्थ ही लागू किया जाता है। कार्यपालिका अध्यक्ष और उसके प्रमुख सहयोगी शासन तंत्र को चलाते हैं। वे राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करते हैं और इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि इसे सावधानीपूर्वक अमल में लाया जाए। स्थायी प्रशासकों की एक बहुत बड़ी सेना होती है जिसका ये दायित्व होता है कि राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा निर्मित नीति को ईमानदारी से कार्य रूप में परिणत करे। इस प्रयोजन के लिए कार्यपालिका
और प्रशासनिक विभागों के बीच एक विभाजक रेखा खींची गई है। अब कार्यपालिका के प्रकार। कार्यपालिका प्रकारों में पहला है राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। आजकल कार्यपालिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि और प्रशिक्षित स्थायी प्रशासक मिलजुल कर काम करते हैं। इनमें से प्रथम को राजनीतिक कार्यकारी कहते हैं और दूसरे को स्थायी कार्यकारी। राजनीतिक कार्यकारी का कार्यकाल निर्वाचन पर निर्भर होता है, जबकि स्थायी कार्यकारी सरकारी सेवा में अवकाश ग्रहण की आयु तक रहते हैं। स्थायी प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक दृष्टि से पूर्णतः निष्पक्ष रहकर कार्य करते हैं और उनका कार्य राजनीतिक कार्यकारी को सहयोग देना होता है। भारत में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राजनीतिक कार्यपालिका और आईएएस व अन्य अधिकारी स्थायी कार्यकारी की सेवा में आते हैं, श्रेणी में आते हैं। दूसरा संवैधानिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का यह भेद किया जाता है। संवैधानिक कार्यपालिका वह होती है जिसके हाथ में वास्तविक शक्तियाँ नहीं होती है, वह राज्य करती है किंतु शासन नहीं करती है। सिद्धांत शासन की शक्तियाँ संवैधानिक कार्यपालिका में निहित रहती है, किंतु उन शक्तियों का व्यवहार में वास्तविक प्रयोग वास्तविक कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। इंग्लैंड का सम्राट तथा भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक कार्यपालिका। राजा या राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है जिसे वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती है, यद्यपि सारा शासन उसके नाम पर चलाया जाता है। ऐसी पद्धति में वास्तविक शक्ति मंत्रियों यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रियों को प्रदान की जाती है, जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अतः मंत्रीगण वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। वाल्टर बेजहार्ट दोनों क्रम से गरिमामय और कुशल कार्यपालिकाओं की संज्ञा प्रदान करते हैं। संवैधानिक कार्यपालिका दो प्रकार की हो सकती है, पैतृक या वंशानुगत और निर्वाचित। अब एकल और बहुल कार्यपालिका। यदि कार्यपालिका की समुचित शक्ति अंतिम रूप से एक ही व्यक्ति में निहित है तो उसे एकल कार्यपालिका कहते हैं। इसके विपरीत जब कार्यपालिका की शक्तियाँ एक व्यक्ति में निहित न होकर कुछ व्यक्तियों की एक समिति में निहित होती है तो उसे बहुल कार्यपालिका कहते हैं। सीएफ स्ट्रॉन्ग के अनुसार एकल कार्यपालिका वह है जिसका एक ही अध्यक्ष होता है और अन्य उसकी सत्ता में भागीदार नहीं होते। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का नेतृत्व इसी वर्ष से संबंधित है। ऐसी कार्यपालिका में एक ही नेता होता है जिसे पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है, जिसमें सरकार का कोई अन्य सदस्य उसका भागीदार नहीं होता। एकल कार्यपालिका में किसी एक व्यक्ति के हाथ में प्रशासन की समस्त शक्तियाँ सौंप दी जाती है, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति। साथ ही जब वास्तविक कार्यपालिका एक इकाई के रूप में कार्य करती है तो उसे भी एकल कार्यपालिका कहते हैं, जैसे इंग्लैंड और भारत में मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। एकल कार्यपालिका के श्रेष्ठ उदाहरण है अमेरिका का राष्ट्रपति, भारत, इंग्लैंड, कनाडा आदि में प्रधानमंत्री। बहुल कार्यपालिका का श्रेष्ठ उदाहरण है स्विस संघीय परिषद। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति के बजाय 7 व्यक्तियों की एक समिति में है, जिसे संघीय परिषद कहते हैं, निहित है। इन 7 सदस्यों में से प्रतिवर्ष बारी बारी से एक सदस्य को परिषद का अध्यक्ष चुन लिया जाता है, जिससे संघ का राष्ट्रपति कहते हैं। उसे अपने सहयोगियों की तुलना में अधिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। एकल कार्यपालिका के प्रमुख गुण है शीघ्रता से निर्णय लेने की क्षमता होती है उसमें, शासन नीति की एकरूपता तथा स्थिरता, कार्यवाही की गोपनीयता और प्रशासन में दृढ़ता। इस प्रणाली में कार्यपालिका की अंतिम शक्ति एक नियंत्रण एक ही व्यक्ति में निहित होने से शासन में एकता, सुगमता तथा सुचारुता लाना स्पष्ट आसान होता है। वुल्जे के अनुसार
कार्यपालिका के एक अध्यक्ष होने के लाभ है वह शासन में एकता तक कुशलता लाने की क्षमता रखता है। बहुल कार्यपालिका के प्रमुख गुण शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होता तथा अधिक अच्छे निर्णय होते हैं। आकस्मिक परिवर्तन की संभावना इससे कम होती है। फिर भी कार्यपालिकाओं के प्रयोग विफल हुए हैं। जिन देशों ने इस पद्धति को अपनाया उन्हें अच्छे अनुभव नहीं हुए। सामूहिक नेतृत्व में फूट तथा कलह की संभावना सदा बनी रहती है। शासन में ढीलापन आ जाता है और सबका उत्तरदायित्व किसी का उत्तरदायित्व नहीं की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। स्विट्जरलैंड में इस प्रणाली की सफलता का कारण स्विस लोगों की राजनीतिक जागृति, उनका समुचित शिक्षा तथा देश की श्रेष्ठ परंपराएं हैं, न कि इस प्रणाली के गुण। अब वंशानुगत और निर्वाचित कार्यपालिका। यदि राज्य का प्रमुख वंशानुगत ढंग से सत्ता प्राप्त करता है तो उसे वंशानुगत कार्यकारी कहा जाएगा। प्राय राजतंत्र में वंशानुगत कार्यकारी होता है। लोकतंत्र कार्यकारी का प्रत्यक्ष या परोक्ष ढंग से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। निर्वाचन का तरीका राज्य के संविधान और शासन प्रणाली पर निर्भर करता है। उत्तरदायी और अनुत्तरदायी कार्यपालिका। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है और उसे अनुत्तरदायी कार्यपालिका कहा जाता है। संसदीय कार्यपालिका को संसद का अविश्वास होने पर पद से हटाया जाता है, जबकि अध्यक्षीय कार्यपालिका को निश्चित अवधि की समाप्ति के पूर्व नहीं हटाया जा सकता है। धन्यवाद।